मिनिस्टर इस्तेमाल करो। दैट इज ए पर्सनल क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, तो उसको अलग से डिस्कस करते हैं फिर। हाँ, ओके। पॉलिटिकल क्वेश्चन यही है कि भाई भारत में जो फूड एडल्ट्रेशन इतना है, जो इतना जहर डाल रहे हैं फार्मा कंपनियां ताकि उनकी दवाइयों की सेल बढ़े, उसको रोकना कैसे? तो भाई कोई आज से तो आज तो डाला नहीं है, वो तो 20 साल से 30 साल से डाल रहे हैं। तो अभी उसको रोकना कैसे? तो ये सब हेल्थ मिनिस्टर कानून छापता है। अब सरकार काम कैसे करती है? देखो, हमने वोट दिया एमएलए को, एमएलए है वो, जब सीएम बनता है जो भी आदमी, वो 5-5 10-10 करोड़ प्रत्येक एमएलए को देगा। तो कभी कभी ज्यादा भी, पर हाँ 5-10 करोड़ तो देना ही पड़ता है। तो जो भी सीएम बनता है उसके स्पॉन्सर है वो सभी एमएलए को 5-10 करोड़ देते हैं, फिर वो ठप्पा मारेंगे और उसको सीएम बना देते हैं। अब सीएम है वो अब मंत्री बनाता है। सीएम ने मंत्री बनाया हेल्थ मिनिस्टर। अब हेल्थ मिनिस्टर है, उसको मंत्री किसने बनाया? आपने वोट देके बनाया क्या? नहीं बनाया ना। आपने वोट दिया है स्वास्थ्य मंत्री कौन होना चाहिए कभी? आपने वोट दिया है कभी सीएम कौन होना चाहिए? आपका लेना देना ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक तो है नहीं आपका। तो आपने वोट दिया एमएलए को, एमएलए ने आपके वोट इकट्ठे किए, आगे जाके 5-10 करोड़ में बेचा, बेच के, और सीएम, और फिर वो बोली पे बिकते हैं कि भाई किसको बनाना है, गहलोत को या पायलट को? तो भाई कौन कितना पैसा देगा उस पर डिपेंड चलता है मैटर। तो अब वो गहलोत ने ज्यादा पैसा फेंका तो वो गहलोत है, पायलट ज्यादा फेंक देगा वो पायलट हो जाएगा। तो ऐसे करके चलता है। तो अब उन्होंने हमारा वोट बेचा, आगे पैसा ले के एमएलए तो बैठ गए घर पे। उसका रीजन क्या है? एमएलए को और कोई ज्यादा मामलों में कमाई तो होती नहीं है, मंत्री के पास होती है कमाई। तो मंत्रालय दे देते हैं तो पैसा नहीं देते। फिर जैसे किसी को खनिज मंत्री बना दिया है या किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है, तो जिसको मिनिस्टर बनाते हैं उसको सीएम पैसा या उसके स्पॉन्सर पैसा नहीं देते। फिर पैसा उसी को देते हैं जो एमएलए है, क्योंकि एमएलए का पॉइंट पता है, भाई मैं चुनाव लड़ के आया हूँ, 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ है। अब तुम सीएम बन जाओगे, मेरे को क्या मिलेगा? 1.5 करोड़ फूंक के यहाँ क्या विधानसभा में बैठ के चंगा पो खेलूंगा क्या? भाई पैसा तो कवर करो, घाटा तो खत्म करो। तो फिर वो 1.5-2 करोड़ खर्चा किया है उसने, तो 1-1.5 करोड़ खर्चा किया तो 5-7-8 करोड़ रुपया दे देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ विधायक अपना झुंड बना लेते हैं, 20-25 लोगों का, 50 लोगों का झुंड बना के बोलते हैं भाई हमें तो 25-25 करोड़ का सबको चाहिए, तो हम बढ़ाएंगे तेरे को सीएम। तो ऐसा जो बन जाता है तो फिर ठीक है, वो गुट को फिर ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे करके 1,500 करोड़ या 1,500-2,000 करोड़ बांटे बिना तो सीएम नहीं बनता आदमी। तो उसने बांटा और ले लिया। अब एमएलए को अब कमाई तो कुछ होने वाली नहीं है। और फिर कुछ विधायक जो होते हैं जिनके पास में कुछ ज्यादा एमएलए हैं, 10-15 एमएलए हैं उनके सपोर्ट में, वो बोलते हैं भाई पैसा नहीं चाहिए, तू मंत्रालय दे दे, मंत्रालय दे दे, मेरा पैसा मैं खुद छाप लूंगा, जितना पैसा कमाना है मैं कमा। तो ऐसे करके फिर वो उनको मंत्री बनाते हैं। तो मंत्री बनाया, जैसे अब मान लो हेल्थ मिनिस्टर की बात करता हूँ, तो हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो हेल्थ मिनिस्टर को बनाया किसने है? आपने तो नहीं बनाया था, आपने तो एमएलए बनाया था, एमएलए ने सीएम बनाया, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी। तो अब हेल्थ मिनिस्टर पैसा कैसे बनाएगा? तो अब वो एक अच्छा कानून छापता है जिससे, जैसे मान लो वो शुगर सब्सिडी खत्म करता है, या वो मास्क का नहीं पहनना ये कानून छापता है, या वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं ये हेल्थ मिनिस्टर कानून छापता है। तो आप उसको पैसा भेजते हो क्या? 5 रुपए भेजोगे? बोलो मेरे को। हेल्थ मिनिस्टर ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है आपके स्टेट का, उसने क्या किया भाई, उसने एक अच्छा कानून छापा जिससे आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो, शुगर की सब्सिडी खत्म करने की रिकमेंडेशन डाल दी उसने, मान लो। तो आप उसको 20 रुपए भेज रहे हो क्या? 50 रुपए भेजोगे? मतलब क्या फालतू की बात है कि आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके हित का कानून छापेगा? तो भाई पैसे दोगे क्या उसको? तुम वोट तो दे चुके हो, तो क्या वोट वापस ले सकते हो? भाई तुमने बनाया नहीं, तुम हटा नहीं सकते, तुम्हारा लेना देना ताल्लुक ही नहीं है कुछ उससे। पर अब वो पैसा कैसे बनाएगा? तो वो ये देखेगा कि भाई मैं जो भी कानून छापू वही छापूंगा जिसका मेरे को कोई पैसा देने को तैयार है। तो बस वो फार्मा कंपनियां पहुंच जाती, वो बोलते हैं भाई ये कानून छाप, ये कानून छाप, कितने पैसे देगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो ऐसे कानून छापता रहता है, पैसा लेता रहता है, लेता रहता है। और जनता उसको देख के और बस वो छाती पीटते रहो। और अब उसको तुमने बनाया नहीं, ना निकाल सकते हो। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जितना भी सर्कस चल रहा है ना कोरोना का, ये सारा का सारा हेल्थ मिनिस्टर के उसमें आता है। पर अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब सीएम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं कर रहा है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर को सीएम ने बना के रखा है, सीएम उसको हटाना चाहे तो हटा देगा, और जो पीएम है वो भी चाहेगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटा देगा। तो अभी वो दोनों उसके चंगुल के अंदर है। पर ये पूरा है जो एरिया है ना कोरोना का, कभी मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसका नोटिफिकेशन या इसकी पावर की भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पावर है हेल्थ मिनिस्टर के पास।
वो ये बताएगा, वो ये बता सकता है 5G आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के पास पावर है, वो 1 महीने के अंदर सर्वे करके एक रिसर्च करवा सकता है और करके वो रिकमेंडेशन डाल देगा, भाई 5G आया तो लोगों को लॉस है, तो बस खत्म हो गई बात। अब 5G नहीं आएगा तुम्हारा। अगर उसने बोल दिया मास्क लगाने से कोरोना के संक्रमण का कोई लेना देना नहीं बनता है, खत्म हो गई बात। अब ये मास्क का कानून नहीं बनेगा। अब वो बोलता है भाई ये जिसने स्टेरॉइड इसके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, वैक्सीन है तो वैक्सीन लेना कंपल्सरी, ये भी हेल्थ मिनिस्टर का एरिया है, उसके पास में वो सारे संसाधन टीम और अथॉरिटी होती है, पर उसको पैसा दे रहे हैं वो। अब मेरे को बोलो आप दे रहे हो क्या यार, आप तो पैसा नहीं दे रहे। और वोट वापसी सीएम, वोट वापसी मंत्री, ये कानून क्या करता है? ये कानून ये करता है कि भाई तेने ये कानून डाला, हम तेरे को हटा देंगे और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को रख देंगे 3 दिन में। तो उस केस में क्या हुआ, वो कानून नहीं छाप पाएगा। अब देखो अगर भारत में वोट वापसी सीएम या वोट वापसी मिनिस्टर का कानून होता तो देखो ये पासबुक आपके हाथ में आती है, हर हर वोटर के पास ये पासबुक रहती है। अब ये पासबुक होती थी, इसमें मंत्री का पन्ना भी है। अब जो मंत्री का पन्ना है वहां पे आप जो एग्जिस्टिंग सीएम है उसको निकालने के लिए एसएमएस भेज सकते हो, या ये पासबुक लेके कलेक्टर की कचेरी में भी जा सकते हो, पटवारी कार्यालय में भी जा सकते हो, बोल सकते हो भाई ये मंत्री को निकाल के मेरे को इस मंत्री को बनाना। तो क्या होगा भाई, 15 दिन में वो ये ड्रामा शुरू करेगा। 15 दिन के अंदर स्टेट, मान लो राजस्थान का स्टेट, राजस्थान के अंदर 6 करोड़ वोटर हैं, 5 करोड़ वोटर हैं, 4.5 करोड़ वोटर हैं, वो 4.5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटर ने अगर उसको एसएमएस भेजा तो भाई इसको निकालते हैं, बात खत्म है। उसकी नौकरी जाने की कंडीशन में आ गई। अब कोई भी स्पॉन्सर या उसको बचा नहीं सकता ना, और इसकी जगह हम किसी दूसरे को रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो या तो कानून कैंसिल करेगा या जनता उसे बदल देगी, तो उसका कनेक्शन वोटर से बन गया। ये है स्थायी समाधान। ये का ये मुख्यमंत्री के ऊपर है, ये स्थायी समाधान है। तो भाई वो सुबह से शाम तक कुछ भी कानून छापे, वो छाप ही नहीं पाएगा। पर अब देखो पॉलिटिक्स में बेवकूफ बनाने का धंधा क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ लोगों को भेजो। ये पूरा कोरोना का जो जाल खड़ा हुआ है वो सारा जाला खड़ा किया है हेल्थ मिनिस्टर ने। अब वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो खड़ा कर पाया क्योंकि वोट वापसी का कानून नहीं था मंत्री के ऊपर। अब वोट वापसी का कानून आए, उसकी तरफ उस मूवमेंट को आगे बढ़ने नहीं देने का। उसके लिए क्या है, एक एक झुंड है मास्क का विरोध कर रहा है, एक झुंड है वैक्सीन का विरोध कर रहा है, एक झुंड है लॉकडाउन का विरोध कर रहा है, एक झुंड है 5G का विरोध कर रहा है। क्या नाटक है भाई? तुम वहां मजमा लगा के ये कैंसिल करा दो, 6 महीने बाद वो नया डाल देगा कानून, तब क्या करोगे भाई? बात वो है, वो मतलब तुम उसे कुछ लॉस तो देने वाले नहीं हो, उसको को बदल तो सकते नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो बस वो छाती कूटे करते रहो, कुछ होने वाला तो है नहीं। पर ये कानून है, अगर आपके पास ये पासबुक है तो क्या हुआ, ये सारा कोरोना का ड्रामा, ये एक मतलब 21 मार्च को लॉकडाउन आता और 15 दिन के अंदर या तो मिनिस्टर बदल जाता या लॉकडाउन खुल जाता, मास्क का कानून निकल जाता, सारा मैटर खत्म। 15 दिन का काम है, कोई ज्यादा है नहीं। 2 साल खींच गए, अभी 1 साल और खींचेंगे देखना। तो स्थायी सॉल्यूशन ये है, मतलब स्थायी सॉल्यूशन की तरफ लोगों को जाने से रोकने के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन आदमी प्लांट कर देता है। जैसे 47 मतलब आजादी की लड़ाई के टाइम पे जो भगत सिंह जी थे, उनपे वो जब उनपे ट्रायल चल रहा था तो उनका क्या था कि भाई ये पूर्ण स्वराज, मतलब हमको स्वराज्य दो और हम चुनेंगे हटाएंगे पूर्ण आजादी। तो मोहन गांधी लेके आ गया नमक का कानून कैंसिल करना है। अरे भाई नमक का कानून क्या करेगा भाई, ब्रिटिश है, उन्होंने 100 कानून छाप रखे हैं और 100 रोज छाप रहे हैं, तो 200 तरफ से भाले चुभ रहे हैं, तू एक भाला लेके उसके नहीं नमक का कानून कैंसिल कराना मेरे को। अरे भाई ये कौन सा ड्रामा है? राइट मांग पे आओ ना भाई। ऐसा तो है नहीं भाई तू नमक का कानून दांडी निकाल रहा है, तू यात्रा, नमक का कानून मैंने कैंसिल करा दिया, अब ठीक है अगले दिन उसने एक कानून छाप दिया अफीम पे बैन। अब फिर तू लकड़ी लेके निकल जा, लोगों को इकट्ठे करके अफीम का कानून बैन कराने निकल निकल गया हूँ। फिर उसको करा, फिर 3 दिन बाद उन्होंने छाप दिया भाई शराब पे लाइसेंस, शुगर पे सब्सिडी, फिर लकड़ी लेके निकलेगा तू। तो ये जितना ड्रामा चलता है वो सब क्या है, टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ लोगों को भेज दो, और परमानेंट सॉल्यूशन है वो लाना, उससे लोगों को साइड में करो। और देखो नमक आंदोलन हुआ उस समय, जितने लोग नमक आंदोलन में साथ में घूम रहे थे मोहन गांधी के, उनको क्या लगता था मोहन गांधी है वो ब्रिटिश का विरोध कर रहा है। अरे भाई वो ब्रिटिश का विरोध नहीं कर रहा है, वो उनको जो बड़ा भाला है पूर्ण स्वराज उससे बचाने के लिए उसको आलपिन चुबाने का काम कर रहा है कि भाई ये भाले से तो ब्रिटिश मर जाएंगे, तो इनको आलपिन चुबा दो, मैटर खत्म करो।
और देखो मैं आपको बताता हूँ, वो नमक आंदोलन की नौटंकी का ये इस टाइप की सब नौटंकी का आश्रय कैसा होता है। नमक का कानून आया 1882 में। 1923 में ब्रिटिश ने नमक पे टैक्स को डबल किया था, 1923 में। मतलब देखना कितना बड़ा फ्रॉड है, जो ये हिस्ट्री वाले लिखते नहीं है, पेड हिस्ट्री वाले। नमक का कानून आया 1882 में, तो पहले बात तो विरोध वहां होना चाहिए था, होता रहता था। टैक्स डबल किया 1923 में, नमक पे जो टैक्स डाला था ब्रिटिश ने, वो 1823 में उन्होंने गेजेट में छापा कि नमक पे टैक्स डबल होगा। अब 1923 में मोहन भाई क्या ब्राजील हंगरी में रहते थे, वो भारत में ही तो रहते थे, और ये सब असहयोग आंदोलन में ये सब नाटक चल रहे थे उनके। तो 1923 में जब टैक्स डबल किया तब उनको खबर नहीं पड़ी कि टैक्स डबल किया है, मैं लकड़ी लेके आ जाऊं दांडी मार्च निकालने। 1929 जून में, जब भी जून के अंदर उनका ट्रायल शुरू हुआ भगत सिंह जी का, उस समय उनको ध्यान आया कोई 7 साल पहले एक कानून बनाया था, नमक को डबल कर दिया था, उस पर अब मूवमेंट हमको करना चाहिए। तो वो नया नया कानून आया था क्या? वो पुराना कानून 30 साल से चल रहा था, और 7 साल पहले टैक्स पे डबल किया था, पर उनको क्यों करना था? क्योंकि भगत सिंह जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और एंड में नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश की आय थी नमक के कानून से 1930 के अंदर उनको 65 मिलियन की आय हुई थी। तो ये जो भी ड्रामा हुआ दांडी मार्च का, नमक बना दिया, ये वो सब नाटक ड्रामे खड़े किए, तो 1930 में आय कितनी हुई? वो 65 से 68 हो गई। 1931 में कितनी हुई? 90 मिलियन हो गई। और 1932 में 110 मिलियन हो गई। तो नमक के टैक्स पे तुमने ये जो चलाया ड्रामा, उसके एंड में क्या हुआ? अगले 3 साल में उसका रेवेन्यू और बढ़ गया। मतलब ब्रिटिश ने अपनी धरपकड़ और ज्यादा मजबूत कर दी थी। तो ये सब ड्रामा क्या होता है भाई? तो एक्टिविस्ट को क्या देखना चाहिए? बड़ी प्रॉब्लम जो है, स्थायी समाधान, जो जहां से वो आपको मार पा रहा है, उस सोर्स को कैसे बंद करना, और उससे ध्यान हटाने के लिए ये तरीके हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशन, मास्क का विरोध करो, फोर्स वैक्सीनेशन का विरोध करो। भाई ये सब कांड कर कौन रहा है? कि हेल्थ मिनिस्टर। अबे तो उसकी लगाम हाथ में लेने की बात क्यों नहीं कर रहा? और ये जितने एक्टिविस्ट भारत भर में ये प्रदर्शन वाले हैं, उनमें से आप किसी से भी बात करो, वो ये बात को सिरे से साइड में कर देते हैं कि नहीं, ये हेल्थ मिनिस्टर जो सुबह शाम तुम पे भाले फेंक रहा है, या सीएम जो सुबह शाम भाले फेंक रहा है, इसकी लगाम तुम जनता के हाथ में आना, वोट वापसी आना, इसके ऊपर, इस पे उनको बात नहीं करनी होती। तो बस इस टाइप का ये मजमेबाजी चलती रहती है, और उससे क्या होता है? स्थायी समाधान है वो दरकिनार होता जाएगा। ठीक है पवन जी, ये